इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स क्या चीज़ होती है, इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहले जो यूज़ होता है वो है प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। प्रूडेंस कंसेप्ट आल्सो नोन एज द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म भी इसी का नाम है, इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट requires an accountant to record liabilities and expense as soon as they occur, but revenues only when they are assured or realized। दो चीज़ों की बात कर वो कर रहा है कि भाई आपने एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेनी होती है अकाउंटिंग में जब आपको नज़र आए कि वो अक्कर होने जा रही हैं। लेकिन रेवेन्यू और एसेट्स आपने उस वक्त रिकॉर्ड करने हैं जब वो एक्चुअल में रियलाइज हो जाए, ओनली व्हेन दे आर अश्योर्ड और रियलाइज्ड। लाइबिलिटी या एक्सपेंस रियलाइज होना ज़रूरी नहीं है, जैसे ही वो अक्कर होगा, जैसे ही पता लगेगा एक्सपेंस हो गया है, आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन रेवेन्यू उसी वक्त रिकॉर्ड होगा जब एक्चुअल में आपने कोई चीज़ सेल करके उसके पैसे कमा लिए हैं या आपने उस सेल का कॉन्ट्रैक्ट, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो वो आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। तो प्रूडेंस कंसेप्ट आपको पहले अच्छी तरह से आना चाहिए। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि आज आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है आपके बिजनेस में और वो स्टॉक डैमेज हो गया है। स्टॉक डैमेज हो गया है तो वैसे उसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज़, मतलब जब आपने बनाया तो 100 रुपये का बना, लेकिन डैमेज होने की वजह से अब आप उसको मार्केट में सेल करेंगे तो 80 रुपीज़ का सेल होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी इन्वेंट्री में जो आइटम पड़ी है वो 100 रुपये की नहीं है, 80 रुपीज़ की है। हालांकि अभी आपने उसको 80 का बेचा नहीं है, आप उसको बेचेंगे फ्यूचर में जाके, फ्यूचर में जाके अगले महीने या अगले हफ्ते में जाके वो सेल होगा 80 रुपये का। लेकिन आपको आज ही फील हो गया है कि जनाब ये अब 100 रुपये का नहीं रहा, ये 80 रुपये का हो गया, तो आज ही आप इसका लॉस रिकॉर्ड करेंगे। आप उस दिन का वेट नहीं करेंगे जिस दिन ये स्टॉक सेल होगा। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस कंसेप्ट। ये प्रूडेंस कंसेप्ट है कि भाई आपको लगे कि फ्यूचर में आपका लॉस होने जा रहा है तो आप उसको आज ही रिकॉर्ड कर लें, उसको फ्यूचर पे ना छोड़ें। लेकिन एसेट्स आपने अगर किसी से पैसे लेने हैं, ओके, जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि वो पैसे आपको मिल जाएंगे, आपको उसके ऊपर कंफर्मेशन हो जाए किसी भी तरह से कि वो आपको पैसे मिल जाएंगे, तो वो आपका एसेट है। जिसकी कंफर्मेशन नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कोई सफिशिएंट एविडेंस हमें ना मिल जाए। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस कंसेप्ट। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के ऊपर एक और कंसेप्ट अप्लाई होता है, डेट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कहता है, मैचिंग कंसेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस वेयर बाय फर्म्स recognize revenue and their related expense in the same accounting period. Firms report revenue that is along with the expenses that brought them. The purpose of matching concept is to avoid misstating earnings for a period. मैचिंग कंसेप्ट का मतलब यह हुआ कि भाई जिस पीरियड में आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, फर्ज कीजिए आपका पीरियड 1 में रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ 10,000 रुपीज़ और एक्सपेंस बनता है आपका 6,000 रुपीज़, तो आप उसी साल में उसी पीरियड में एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू 1 को फर्ज करें, रेवेन्यू 1 आपका था 10,000 रुपीज़, इस पे 3 तरह के खर्चे आए। 4,000 रुपये का खर्चा आया पहले साल, 2,000 रुपये का खर्चा आया दूसरे साल और 500 रुपये का खर्चा आया तीसरे साल। तो जितना भी खर्चा आया है उस पे 4,000, 2,000 और 500, ये तीनों खर्चे इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए लगे हैं। तो इन तीनों खर्चों को इस रेवेन्यू में से माइनस होना चाहिए, ना कि दूसरे साल के रेवेन्यू में से माइनस होना चाहिए या तीसरे साल के रेवेन्यू में से माइनस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 6,000 की बजाय जो हमने रिकॉर्ड करना है वो 6,500 रुपया रिकॉर्ड करना है। मतलब 10,000 रुपये कमाने के लिए 4,000 पहले साल खर्चा हुआ, 2,000 दूसरे साल खर्चा हुआ और 500 रुपये तीसरे साल खर्चा हुआ। ये तीनों खर्चे इस में से माइनस होने चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू इस साल में रिकॉर्ड हुआ है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी इसी में से माइनस होना चाहिए। अगर 500 रुपया 20,000 में से और 2,000 रुपया
दूसरे साल में से माइनस होगा, दूसरे साल के रेवेन्यू में से माइनस होगा, तो ये मैचिंग कंसेप्ट नहीं। इसी तरह से हम दूसरे साल के जो रेवेन्यू में से सिर्फ दूसरे साल के एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और तीसरे साल के रेवेन्यू में से तीसरे साल के एक्सपेंस में माइनस करेंगे। दूसरे साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट जो एक्सपेंस है वो तीसरे साल में नहीं जाने चाहिए और तीसरे साल के एक्सपेंसेस दूसरे साल में से माइनस नहीं होने चाहिए। डैट इज़ योर मैचिंग कंसेप्ट। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट में दोनों कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। नंबर 1 इज़ प्रूडेंस कंसेप्ट एंड नंबर 2 इज़ मैचिंग कंसेप्ट। ये आपने याद रखना है। अब ये कैसे अप्लाई होते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जी। आपके सामने एग्जाम्पल, आपके सामने क्वेश्चन है। Mr. Aftab commenced business on January 1, 1995. The following information relates to the first 3 years of the business year to December 31. 1995 का उसने डाटा दिया आपको। सेल्स, ऑल क्रेडिट, कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ टू बी रिटर्न ऑफ, प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है जी, राइट अप द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द 3 years, ट्रेड डेटर्स अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स फॉर 3 years। अच्छा जी, इसका हम साथ साथ सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे और हम फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं जी। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। 1995 के हम ज़रा अकाउंट्स बना लेते हैं। हम बनाएंगे जी ट्रेड डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं डेटर अकाउंट। अब यहाँ पर डेटर अकाउंट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले है जी सेल्स 458400। ये सारी की सारी सेल जो हुई है 458400 सारी क्रेडिट पे हुई है, तो तमाम कस्टमर्स को ही है। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री हम देखते हैं। डेटर डेबिट होंगे और आपकी सेल्स क्रेडिट होगी। कितने से 458400 से 458400 458400 ये हमारी पहली एंट्री बनती है। उसके बाद कैश रिसीव हुआ है हमें डेटर से 355300। इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 355300 355300 355300। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड किया है हमने 45800 से। डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर अकाउंट क्रेडिट 45800 जी। अगला हमारा है जी बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ 2200। बैड डेट्स क्या है कि वो पैसे जो हमने रिकवर करने थे अपने डेटर से लेकिन वो नहीं हो सके किसी भी वजह से। मतलब डेटर हो सकता है कि वो इंटेंशनली पैसे ना दे रहे हों या वो आउट ऑफ कंट्री चले जाएं या किसी भी वजह से कोई इशू आ जाए और वो कोई डिस्प्यूट हो जाता है। हम कहते हैं हमारे इतने पैसे बनते हैं, वो कहते हैं नहीं जितने नहीं बनते। किसी भी वजह से हमारा जो रिसीवेबल है डेटर की तरफ वो हमें ना मिले, डेट इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ 2200 मीन्स कि हमें इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिकली हमारे लिए क्या है जी, एक्सपेंस है। हमारा जो एसेट था, हमारा जो रिसीवेबल था वो हमें नहीं मिलेगा, डेट इज एक्सपेंस। तो हम उसकी एंट्री का पास करते हैं जी कि बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये हमारी चौथी एंट्री हो जाएगी 200 एंड 2200। ये हमारी एंट्रीज हैं। हम इसकी बेस पे अकाउंट्स बना लेते हैं अपने डेटर अकाउंट जी। हम देखते हैं सबसे पहले कि 458400 ये डेटर अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। 458400 ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा और सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्स अकाउंट में। यहाँ पे अपोजिट नेम लिखते होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। फिर कैश रिसीव हुआ 355300 और डेटर अकाउंट क्रेडिट हुआ 355300 से। तो कैश अकाउंट में चला जाएगा कैश 355300। कैश अकाउंट फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में देखें आप उसने नहीं मांगा, डेटर अकाउंट मांगा है। बैड डेट्स प्रोविजन
प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उसने कैश अकाउंट नहीं मांगा तो हम कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ उसकी एंट्री देख लेते हैं, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो डेटर के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 355300 और यहाँ पे नाम लिखेंगे अपोजिट कैश। इसी तरीके से डिस्काउंट अलाउड हुआ है 458800, डिस्काउंट अलाउड का हमने अकाउंट बनाना है क्योंकि उन्होंने मांगा हुआ है। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बना लेते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड 45800 आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे डेटर। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है तो डेबिट से भी रिकॉर्ड हो रहा है और डेटर अकाउंट 45800 से क्रेडिट हो रहा है, लेकिन इसके अपोजिट नेम डिस्काउंट अलाउड का लिखेंगे, ठीक है, डेटर क्रेडिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट अपोजिट नेम। फिर बैड डेट्स 2200 से यहाँ पे लिखेंगे जी बैड डेट्स और बैड डेट्स अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं हम। $2200 से क्रेडिट और यहाँ पे आ जाएगा डेटर, बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट पूरी एंट्री होगी। अच्छा जी, हमने डेटर अकाउंट बना लिया, बैड डेट्स अकाउंट बना लिया, अब बनाना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है जी? प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या चीज़ है? साल पूरा गुजर चुका, अकाउंट्स क्लोज हो गए, हमने सारे अकाउंट्स क्लोज कर देने हैं। ये सारे अकाउंट्स अल्टीमेटली बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस क्या आता है। तो 458400 हमारा टोटल बैलेंस है, ये साइड पे लिखा जाएगा 458400 और वही 458400 यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ से कैरी डाउन बैलेंस निकाला जाएगा। हमारा कैरी डाउन आंसर आएगा जी 55100। अच्छा जी, 55100 जो है ये वो बैलेंस है जो रिसीवेबल है। 55100 ये वो बैलेंस है जो हमें नहीं मिला अभी तक डेटर से। हमने 4,58,000 रुपये की उनको सेल की है, उसमें से इतना कैश मिल गया, इतना डिस्काउंट अलाउ किया, इतना बैड डेट्स हो गए और इतने पैसे अभी रिसीव होने वाले रहते हैं। ये 1995 की क्लोज की बात है और 1995 ख़त्म हो चुका है और अभी इतने पैसे रहते हैं। ये जो 4,58,400 की जो सेल है ये 1995 की इनकम स्टेटमेंट में जाकर रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाएं, हम यहाँ पे अगर इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे सेल लिखेंगे हम। सेल अगर रिज्यूम करें कि सारी की सारी सेल क्रेडिट सेल थी तो 458400 यहाँ पे रिकॉर्ड होगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें से माइनस होगी तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जाके इसमें से लेस अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो माइनस होंगे। तो हमने सारी की सारी सेल जो रिकॉर्ड की तो इस साल में हम इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन 55,100 रुपया अभी रहता है लेने वाला। ये 55100 अभी बैलेंस रहता है रिसीवेबल, ये भी पैसे हमने लेने हैं। अब जरा गौर से सुने बात, हमने इतने की सेल की जिसमें से 2200 रुपये के बैड डेट्स हो गए, अभी पैसे सारे रिकवर नहीं हुए, 55,000 अभी रहता है। अभी इतने पैसे रिकवर किए हैं, इतने बैड डेट हो गए हैं, अभी तो कुछ पैसे रिकवर करने वाले बनते हैं। अगर कुछ पैसे रिकवर करने वाले हैं तो डेफिनेटली उस पर भी रिस्क है कि आपके बैड डेट्स हो जाएंगे। जब आप फ्यूचर में रिकवरी करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपको कोई पैसे ना दे। तो रिस्क इज ऑलवेज देयर कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो पैसे रिकवर किए उसमें से बैड डेट्स हो गए 2200 रुपये के। तो जब मजीद पैसे रिकवर करने जाएंगे तो मजीद बैड डेट्स हो सकते हैं। अब प्रूडेंस कंसेप्ट हमें जो हमने पढ़ा, मैचिंग कंसेप्ट और प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि जनाब अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में लॉस होगा तो उसको अभी रिकॉर्ड करो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी डैमेज इन्वेंट्री की, कि अगर आपने 100 रुपये की चीज़ बनाई है लेकिन अब वो डैमेज हो गई है और मार्केट में फ्यूचर में 80 रुपये की सेल होगी तो 20 रुपये का लॉस आपको अभी हो गया है। फ्यूचर में नहीं होगा कि जब आप सेल करेंगे, आज ही आपको पता होना चाहिए कि लॉस हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे 55,100 जब आप रिकवर करने जाएंगे तो उस पर डेफिनेटली बात है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ
वो कितने नहीं मिलेंगे वो बाद में देखते हैं, लेकिन पॉइंट ये है वो जितने भी पैसे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आज ही आपको पता होना चाहिए, आज ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो नहीं मिलेंगे। उसकी एक बेस्ट जो उन्होंने वैल्यू लिखी हुई है, उन्होंने कहा हुआ कि 5% है, मतलब जितने पैसे आपने लेने हैं ना क्लोजिंग, उसका 5% है जो पैसे नहीं मिलेंगे। तो 55,100 रुपया है जो आपने लेना है, उसका 5% कैलकुलेट कर लें तो क्या आंसर आता है हमारा 2755 रुपये है जो अभी हमें रिस्क है कि फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। अब हकीकत में हो सकता है इससे ज़्यादा पैसे हो सकता है इससे कम पैसे हों, लेकिन हमें जो रिस्क है हमने उसको रिकॉर्ड करना है। अब ये एक्सपेंस फ्यूचर में अकर होगा, लेकिन ये किस चीज़ के अगेंस्ट एक्सपेंस है, ये इस इनकम का एक्सपेंस है। अब ये इनकम किस साल रिकॉर्ड होगी 1995 में, तो फिर इसका जो एक्सपेंस है जो अगले साल मिलेगा तो वो तो फिर अगले साल 1996 में जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। इस साल की कमाई के अगेंस्ट जो खर्चा होगा वो अगले साल अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो आपका मैचिंग कंसेप्ट के अगेंस्ट चला जाएगा। मैचिंग कंसेप्ट में यही हमने डिस्कस किया था कि जो रेवेन्यू है उसमें से एक्सपेंसेस उसी के माइनस होने चाहिए जितने भी हुए हैं। अगर आज हैं आज, अगर फ्यूचर में होने तो वो भी आज। तो पॉइंट ये फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस तो हमको नहीं पता कितने होंगे, तो उसमें ये चीज़ है, उसमें अकाउंटिंग कहती है कि जनाब आप बेस्ट एस्टीमेट लगा लो, अब बेस्ट एस्टीमेट लगा लो कि फ्यूचर में कितने लॉसेस हैं। तो बेस्ट एस्टीमेट जो है हमें बता रही है कंपनी कि 5% है। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, हमने अकाउंटिंग में याद रखना है, अपना क्लोजिंग बैलेंस देखना है, जो पैसे अभी मिलने हैं उनका 5% लेना है, 2755 ये हमारा फ्यूचर का एक्सपेंस है जो आज हमें पता है कि ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, अगला सवाल। ये हमारा एक्सपेंस है डेफिनेटली, तो इसमें हम बैड डेट एक्सपेंस को तो करेंगे डेबिट 2755, ये हमारा बैड डेट एक्सपेंस है। लेकिन हम यहाँ पे डेटर को क्रेडिट नहीं करेंगे। पहले क्या होता था जब बैड डेट्स हुए तो बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट, ये वो एक्सपेंस है जो फ्यूचर में होगा, हम आज उसको डेटर में से माइनस नहीं करेंगे। तो हम बैड डेट्स को तो कर लेंगे डेबिट, लेकिन बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर देंगे। मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक खाली अकाउंट है जिसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। अगर एक्चुअल बैड डेट्स होते तो क्या होता, हम डेटर को क्रेडिट करते, जिस तरह से यहाँ पे 2200 यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट है। लेकिन ये एक्चुअल में नहीं हुए, ये भी एस्टिमेटेड हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक खाली अकाउंट है हम उसको क्रेडिट कर देंगे। हम यहाँ पे खाली अकाउंट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2755 हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं और बैड डेट्स को डेबिट करते हैं। तो 2755 हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे। अब जरा देखें, एक्चुअल बैड डेट्स हुए बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट, लेकिन एस्टिमेटेड बैड डेट्स हुए तो बैड डेट्स डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। ये याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक्चुअल बैड डेट्स होंगे तो बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट, लेकिन एस्टिमेटेड बैड डेट्स होंगे जिसको हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं, तो उसमें बैड डेट्स तो डेबिट होंगे लेकिन डेटर को क्रेडिट नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है। ये बार बार आपको इस वीडियो को रोक के या इस वीडियो को दोबारा सुन के आपको ये चीज़ क्लियर करनी होगी। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है सवाल को क्लियर करने का। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो हम आज रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये जाके एडजस्ट जो है फिलहाल फ्यूचर में होगा। ओके जी, अब हम करते हैं अकाउंट्स को क्लोज। बैड डेट्स 2200 एक्चुअल थे, 2755 है एस्टिमेटेड है, इनका टोटल कर लें तो बनता है जी 944955। तो इस सारे के सारे बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब कैरिड ऑन बैलेंस शीट जो यहाँ पे निकलेगा 4955 वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो जाएगा, या जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं उसको चार्ज हो जाएगा। इस तरह से डिस्काउंट अलाउड है 45800 कैरिड ऑन बैलेंस निकलता है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो जाएगा या इनकम स्टेटमेंट को चार्ज हो जाएगा, जो भी आप इसको क्लास कह सकते हैं। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस में हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड जो कि 458
00 बनता है, और उधर से 4955 बैड डेट्स के नाम से अमाउंट आ जाएगी। ये याद रखिएगा कि भाई बैड डेट्स की जो फिगर आती है इनकम स्टेटमेंट में, वो दो चीज़ों का सम होती है। एक वो बैड डेट्स जो एक्चुअल हुए थे, और एक वो बैड डेट्स जो एस्टिमेटेड हुए हैं। ठीक है जी, ये अकाउंट भी चला गया, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब डेटर अकाउंट रहता है और प्रोविजन अकाउंट रहता है। इसमें हमने क्या करना जी, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में हम नॉन करंट एसेट लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद करंट एसेट लिखते हैं। करंट एसेट में आएगा सबसे पहले डेटर की फिगर जो क्लोजिंग आ रही है वो ही हमने उठानी है, डेट इज 55100। और लेस प्रोविजन जो कि क्लोजिंग आ रही है हमारी, इसको क्लोज करेंगे तो उसके कैरी डाउन साइड पे बैलेंस आ जाएगा 2755। तो 2755 वो वैल्यू है जो आपके बैलेंस शीट में जाके डेटर में से माइनस हो जाएगी। अब डेटर की जो नेट फिगर आती है वो आती है 52345। ये हमारे नेट डेटर्स हैं। लेकिन डेफिनेटली हम जब अगले साल अकाउंट क्लोज ओपन करेंगे तो हम नेट फिगर नहीं उठाएंगे, ग्रॉस फिगर उठाएंगे। ठीक है जी, ये है जी हमारे 1995 के अकाउंट्स 1995 जो उन्होंने मांगे हुए थे। इस सवाल में देखिए जरा, 1995 के अकाउंट्स बनाए हमने। ट्रेड डेटर अकाउंट भी बनाया, बैड डेट्स अकाउंट भी बनाया, बैड डेट्स भी बनाया, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग 3 ईयर्स, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट फॉर 3 ईयर्स। तो अभी हमने फिलहाल 1 साल के अकाउंट्स बनाया, अभी 1996 और 1997 के अकाउंट्स बनाने हैं जी। अब हम बनाएंगे जी 1996 के अकाउंट्स। 1996 का डाटा जो है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी सेल्स हुई है जी 567600, जिसकी हम पहले एंट्री पास करेंगे। डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट 567600, 567600, 567600। ओके जी। अब उसके बाद है जी 512700 कैश रिसीव हुआ। पहली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू डेटर। कितने जी, 512700, 512700, 512700। फिर उसके बाद 47300 डिस्काउंट अलाउड हुआ। तीसरी एंट्री डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट 47300, 47300। उसके बाद बैड डेट्स हुए 4900 के। चौथी एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स डेबिट और डेटर क्रेडिट 4900 के। अच्छा, ये हमने 4 एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली। अब हम देखते हैं कि पिछली दफा जब हमने अकाउंट्स क्लोज किए तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या था। आप देखिए डेटर का क्लोजिंग वाला था 55100 और प्रोविजन थी 2755। हम इस बैलेंस से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम ग्रॉस अमाउंट से स्टार्ट करेंगे डेटर अकाउंट जी। हम यहाँ पे डेटर अकाउंट बनाएंगे। और ब्रॉड डाउन लिखेंगे जी 55100। याद रखिएगा। और हमारा जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था, जो हमें रिस्क था कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, वो 2755, वो रिस्क अभी भी स्टैंड कर रहा है, वो इस साल क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि पिछले साल हमने जो रिस्क सोचा हुआ था कि भाई हम जो हमने यहाँ पे प्रोविजन में 2755 लिखा था और टोटल हम 4955 को हमने क्या किया था, यहाँ पे माइनस किया था। हालांकि हमारे एक्चुअल बैड डेट्स सिर्फ 2200 के हुए थे, जबकि हमने लॉस रिकॉर्ड किया था 4955 का, ज्यादा रिकॉर्ड किया था।
और हमारे जो एक्चुअल जो बैड डेट्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, वो तो उससे ज़्यादा रिकॉर्ड हुए थे। वो एक्चुअल बैड डेट्स अभी हुए नहीं थे जो हमने रिकॉर्ड कर लिया था अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, और अपने प्रॉफिट को एडवांस में अंडरस्टेट कर लिया था। अब हम इस साल देखते हैं कि उसका हुआ क्या। जी अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इस साल मजीद सेल हुई है जी 567600 की। तो सेल्स इस साइड पे रिकॉर्ड होने की, डेबिट साइड पे 567600 ये रिकॉर्ड होगी। डाटा डेबिट हो गया, सेल्स सेल्स अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी। कैश मिला जी 512700, जिससे डेटर हमारे क्रेडिट हो जाएंगे 512700, और इसके सामने लिखेंगे कैश। फिर डिस्काउंट अलाउड हुआ 47300, और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हम लिखेंगे। फिर उसके बाद बैड डेट्स हुए जी 4900 के, यहाँ पे हम बैड डेट्स लिख लेते हैं। जब हम देखेंगे कि हमारे बैड डेट्स जो हैं, अगर हम बैड डेट्स का अकाउंट बनाएं तो उसमें 4900 यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं और बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट होंगे डेटर के नाम से। अब हम देखेंगे कि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा। 622700 हमारा आंसर आता है। आप चाहे वीडियो को पॉज करके अपनी कैलकुलेशन पहले चेक कर लें कि क्या आती है, फिर उसके बाद आप मेरा आंसर देखें ताकि आपको भी साथ समझ आए कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। 622700 यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा वैसे का वैसे जैसे यहाँ पे लिखा है, और इसमें से अगर हम इन तीनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 57800। ठीक है जी, ये हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। तो अब हमें इस साल जो रिस्क है वो 57800, ये वो पैसे हैं जो हमने अभी रिसीव करने जो अगले साल शिफ्ट हो जाएंगे। इस पे हमें रिस्क है 10%, मतलब 1996 में हमारी जो प्रोविजन है वो 10% है कि हमें 10% पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसका लेंगे जी हम 10%, हमारा आंसर आ जाएगा जी 578। मतलब अगले साल हमें रिस्क ये है कि 5780 का बैलेंस हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो ये वो बैलेंस है जो अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा, जो अगले साल हमारे जो रिस्क में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमने पहले किया था कि बैड डेट्स डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, यहाँ पे हमने बैलेंस लिखा था और यहाँ पे डेबिट किया था, जिस तरह कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पिछले साल जो कैलकुलेशन की थी 2755 की, उसको यहाँ पे डेबिट कर दिया था और प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, वो क्रेडिट के तौर पे फिर अगले साल ट्रांसफर हो गया था। ये बात समझ आइए।
देख लें, पहले साल जितनी प्रोविजन बनती थी 55,100 उसको 5% से मल्टीप्लाई किया, 2755 आया। 2755 को हमने बैड डेट्स में, ये देखें जरा, बैड डेट्स में डेबिट किया, और इधर से प्रोविजन में क्रेडिट कर दिया था, और ये क्रेडिट बैलेंस हो गया कि शिफ्ट हो गया था। अब दूसरे साल में आपकी ऑलरेडी प्रोविजन आ रही है 275, और ये वो प्रोविजन है जो अगले साल रिस्क आपका ट्रांसफर होगा। अब ये वो सारे का सारा इस साल का रिस्क नहीं है, ये वो रिस्क है जो अगले साल ट्रांसफर होगा। ये हमारी क्लोजिंग प्रोविजन है। तो 5780 हमारा वो बैलेंस है जो अगले साल ट्रांसफर होगा। तो पॉइंट फिर ये है कि कितना वो प्रोविजन का बैलेंस है जो इस साल हमारा एक्सपेंस आउट होगा। वो तो हम क्या करेंगे, इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस निकालेंगे, 2755 और 5780, जो कि हमारे पास आता है 3025। ये वो बैड डेट्स हैं फॉर द ईयर जो रिकॉर्ड होंगे। तो 3025 ये प्रोविजन का बैलेंस हो जाएगा। जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इस साल हमने जो एंट्री पास की है वो 5780 की एंट्री पास नहीं की, हमने एंट्री पास की है इस साल इंक्रीज इन प्रोविजन की। क्लोजिंग प्रोविजन और ओपनिंग प्रोविजन के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज 3025। तो बैड डेट्स हमारे डेबिट होंगे 3025 से, और प्रोविजन हमारी क्रेडिट होगी 3025 से। ये चीज क्लियर कर ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा, लेकिन जब तक ये अब्जॉर्ब नहीं होगा आपको आगे टॉपिक समझ नहीं आएगा। देखें इन रियलिटी हो क्या रहा है, आपका टोटल रिस्क है जो अगले साल ट्रांसफर हो रहा है वो 5780 है। अब इसमें से 2755 का रिस्क आप ऑलरेडी पिछले साल रिकॉर्ड कर चुके हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि ये वो एक्सपेंस है जो हुआ नहीं था, हमने एडवांस में रिकॉर्ड किया और एडवांस में अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर लिया। अब अगले साल आपको रिस्क है 5780 का, तो 5780 का वो रिस्क है जो अगले साल ट्रांसफर होगा। इसमें से 2755 आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं पिछले साल, तो इस साल का जो रिस्क बनता है वो 3025 बनता है। ये चीज अच्छी तरह से क्लियर कर लें। टोटल प्रोविजन, टोटल जो रिस्क है वो ये है। 1995 में ये हो चुका है, 1996 में जो रिस्क है वो 3025 का है। मतलब इंक्रीज इन रिस्क, इंक्रीज इन रिस्क, पिछले साल का रिस्क ये है, इस साल का रिस्क ये है, तो जितना ही रिस्क इंक्रीज हुआ है वो आपका एक्सपेंस है इस साल में जो रिकॉर्ड होगा।
ये बात समझ आ गई है? ये बात अच्छी तरह से आपने याद रखनी है। इसको तसल्ली के साथ वीडियो को रोक के एक दफ़ा सुन लें, इसको अच्छी तरह से दोबारा देख लें, आपको समझ आएगी तो आगे चलेंगे, ताकि आपको मज़ीद वहाँ पे आगे आसानी हो। अगर ये समझ नहीं आया तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, इसको टोटल कर लें तो ये हो जाएगा जी 2597, ये सारे का सारा जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा 7925। बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इनकम स्टेटमेंट हमारी डेबिट हो जाएगी। हम यहाँ पे अगर इनकम स्टेटमेंट बनाएं, उसमें सेल्स लिखेंगे जो क्या है जी 567600, 567600। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगी जो कि पता नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। फिर उसमें से लेस एक्सपेंसेस माइनस होंगे। एक्सपेंसेस में जो हमें इस वक्त पता है वो डिस्काउंट अलाउड है 47300, और बैड डेट्स हैं जो कि टोटल है जी 7925 के। ये चीज क्लियर कर लें और हम यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट। जिसमें ऊपर आते होते हैं नॉन करंट एसेट, फिर आते होते हैं करंट एसेट्स, जिसमें आएंगे डेटर्स। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 57800। और जो क्लोजिंग प्रोविजन है जो अगले साल ट्रांसफर होगी, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 57800, और जो क्लोजिंग प्रोविजन है जो अगले साल ट्रांसफर होगी डेट इज 5780। इसमें से माइनस होगी और नेट जो हमारे डेटर बनते हैं वो बनते हैं जी 52020। ये चीज अपनी अच्छी तरह से याद रख लेनी है। अब हम चलते हैं तीसरे साल की तरफ। तीसरे साल में क्या होगा जी, तीसरे साल की हम अकाउंट्स बना लेते हैं। जी 1997 में भी यही चार एंट्रीज होंगी, डेटर टू सेल्स, कैश टू डेटर्स, डिस्काउंट टू डेटर्स और बैड डेट्स टू डेटर्स। हम वैल्यूज देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 537200 की सेल हुई है, तो 537200 की सेल हुई है, 537200 डेटर अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे और सेल्स में, और 481200 रिसीव हुआ,
481200 डेबिट और 481200 डेटर में क्रेडिट। फिर उसके बाद 48600 डिस्काउंट लोड हुआ, 48600 48600। फिर उसके बाद 2500 बैडर्स हुए, 2500 डेबिट, डेटर 2500 से क्रेडिट। अब हम जब डेटर अकाउंट जब बनाएंगे तो डेटर अकाउंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या था। डेट वाज 57800। ग्रॉस अमाउंट लेंगे, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, हमने नेट अमाउंट नहीं लेनी, हमने ग्रॉस अमाउंट लेनी है। 57800 पिछले साल का आपका कैरी डाउन बैलेंस था। ये जो नजर आ रहा है आपको, यही अगले साल में ब्रॉड डाउन लिखेंगे हम। अच्छा, सेल्स रिकॉर्ड हुई है 537200, ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी। कैश हमें मिला 481200, जिससे डेटर हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। डिस्काउंट अलॉट हमने किया 48600 का, जिससे डेटर हमारे क्रेडिट होंगे। बैडेट्स हुए 2500 के, इससे भी हमारे डेटर क्रेडिट होंगे। हम बैडेट्स अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे हम प्रोविजन अकाउंट भी बना लेते हैं। प्रोविजन अकाउंट का हमारे पास जो पिछले साल जो क्लोजिंग वाला था 1996 में, डेट वाज 57800, वो भी लिख लेते हैं ब्रॉड डाउन। ठीक है जी, ये हमारे पिछले साल का रिस्क है जो साल ट्रांसफर हुआ। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं, टोटल करते हैं, टोटल करके हम सारी कैलकुलेशन करते हैं जी। इस डेबिट साइड को हम टोटल कर लें पहले। 595000 हमारा बैलेंस आता है, वो इस साइड पे लिखा। अब हम कैरी डाउन बैलेंस निकालते हैं, 62700, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, अब 62700 वो बैलेंस है जो अभी हमने रिसीव करना है और वो अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा। उस पे हमें रिस्क है जी 7.5% का। 1997 का बैलेंस है, 7.5% का है, तो इस पे हम लेंगे जी 7.5% की प्रोविजन, जो कि हमारे आंसर आएगा जी 4702.5, जिसको हम राउंड ऑफ अगर कर लें तो 4703 बन जाता है। हम 2 लिखना चाहे तो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, 3 लिखना चाहे तो कोई भी इशू नहीं है। ओके जी, तो 4703 ये हमारी टोटल प्रोविजन जो अगले साल ट्रांसफर होगी। अब हम देखते हैं, हमारे पिछले साल की प्रोविजन थी 5708, जो कि हम ऑलरेडी अभी तक टोटल रिकॉर्ड कर चुके हैं, रिकॉर्डेड। अब 4703 में से अगर 5708 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस नेगेटिव में आएगा। 4703 माइनस 5708, हमारा 1005 का बैलेंस माइनस में आता है। हम देख लेते हैं अकाउंट की फॉर्म में कैसे करेंगे जी। ये मैंने बताया कैरी डाउन की परसेंटेज निकालेंगे तो वो भी आंसर आपका कैरी डाउन ही आएगा। तो 4703 हम यहाँ पे लिखेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो इस साइड पे आ रहा है इस दफा, क्योंकि 5708 ज्यादा बड़ा बैलेंस है, तो दोनों साइडों पे यही टोटल आएगा। और 1005 ये यहाँ पे प्रोविजन बैड डेट्स यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। अब अगर प्रोविजन इस साल, अब देखें हो क्या रहा है बेसिकली, पिछले साल हमने रिस्क रिकॉर्ड ज्यादा कर लिया था 5708, जबकि इस साल हमें रिस्क कम है। तो जब पिछले साल रिस्क ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, इसका मतलब ये हुआ पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड चला गया था। अब उससे हमारा पिछले साल का प्रॉफिट कम हो गया। इस साल हमारा जो रिस्क है वो कम है, इस वजह से हम अपने प्रॉफिट को रीस्टेट करेंगे। उसमें 1005 यहाँ पे बैड डेट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे। ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये अकाउंट क्रेडिट होगा प्रोविजन के नाम से। अब देखें हकीकत में क्या हो रहा है, 2500 के बैड डेट्स जो एक्चुअल में हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले बैड डेट्स 2500 की बजाय कम जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1005 की प्रोविजन जो है
उसने हमारे बैड डेट्स की वैल्यू को कम कर दिया। तो 1495 का वो बैलेंस है जो हमारा एक्सपेंस है। हालांकि एक्चुअल में 2500 बैड डेट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस इस साल रिकॉर्ड होगा वो 1495 होगा। वो 1495 इसलिए होगा क्योंकि इस साल की प्रोविजन हमारी कम है पिछले साल की निस्बत। हमारी प्रोविजन रिवर्स होने की वजह से हमारा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट अच्छा हो रहा है। हम इसको इनकम स्टेटमेंट अगर हम बनाएं तो वो कैसे बनेगी जी? इनकम स्टेटमेंट में हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम अज्यूम करेंगे सारी की सारी सेल्स क्रेडिट सेल है 537200। कॉस्ट ऑफ सेल कोई नहीं फिलहाल पता में, ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं, लेस एक्सपेंसेस में सबसे पहले आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड जो कि हमारे सामने है, डेट इज 48600। दूसरा है जी बैड डेट्स जो कि है जी 1495। ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेफिनेट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा 1495। इधर से हम पहले बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ पे आते हैं नॉन करंट एसेट, फिर आते हैं करंट एसेट्स, उसमें आएंगे डेटर्स जो कि आपके पास है 62700। और आपकी प्रोविजन जो जा रही है 4703 है। ये प्रोविजन माइनस करेंगे। ठीक है जी, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि ये हमने आज इसमें मेन जो चीज़ है वो क्या इशू डिस्कस किया है। हम वंस अगेन सवाल को देखते हैं। सवाल में सेल्स हुई ऑल क्रेडिट 95 की बात कर रहे हैं, कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। हमने ट्रेड डेटर अकाउंट बनाने थे, प्रोविजन बनानी थी और बैड डेट्स बनाने थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट शो करने थे, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट शो करने थे। हमने सबसे पहले 1995 का जो डाटा पकड़ा और उसकी बेस पे जो सवाल बनाया वो ये था। 458400 हमारी सेल्स थी, कोई ब्रॉडर बैलेंस नहीं था क्योंकि पहला साल था। और फिर उसके बाद कैश इतना रिसीव हुआ, फिर डिस्काउंट अलाउड, फिर बैड डेट्स और इतना क्लोजिंग बैलेंस था जो हमने रिसीव करना था, वो अगले साल शिफ्ट हो गया था। ओके, अब 55100 का 5% हमें रिस्क था, जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है कि पहले साल 5% रिस्क है, तो हमने 5% क्या किया, उसका कैलकुलेट किया 2755। वो रिस्क है जो हमें लगता था कि अगले साल हमारा लॉस होगा। तो हमने 2200 रुपये का बैड डेट्स तो एक्चुअल हुए जिसको हमने रिकॉर्ड किया डेटर क्रेडिट और बैड डेट्स डेबिट, और 2755 के हमें उम्मीद थी फ्यूचर में होगा, तो उसको हमने इसी साल अपने एक्चुअल बैड डेट्स में जमा करके 4955 प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर किया। ये आपके सामने नजर भी आ रहा है। ये एक्सपेंस बुक किया और फिर डेटर के क्लोजिंग बैलेंस में से प्रोविजन को माइनस कर दिया। अब अगले साल जब हमने अकाउंट्स बनाए 1996 की बात करें तो हमारा ब्रॉडर बैलेंस था 55100 और ब्रॉडर प्रोविजन थी 2755। ये पिछले साल से ही हमने दोनों वैल्यू उठाई हुई है। वहां पे फिर हमारी एंट्रीज आई जिनको हमने रिकॉर्ड किया। क्लोजिंग बैलेंस हमारा आया 57800 और 57800 का हमने 10% लिया। 10% क्यों लिया? क्योंकि सवाल में दूसरे साल की प्रोविजन 10% थी। ठीक है जी, तो 5780 हमारी प्रोविजन है। अब याद रखिएगा पहले साल में जितनी प्रोविजन, जितना रिस्क है वो सारे का सारा चार्ज हो जाएगा बैड डेट्स को, प्रॉफिट एंड लॉस को। क्यों? क्योंकि प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था। जितना भी आपको रिस्क था पहले साल का वो सारे का सारा उसको चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपकी ब्रॉडर प्रोविजन कोई नहीं थी। तो लिहाजा 2755 आपका क्लोजिंग फिगर था, तो 2755 भी आपका बैड डेट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी, बैड डेट्स डेबिट और प्रोविजन का बैड डेट्स की एंट्री पहले साल में ये ठीक है। लेकिन जब दूसरे साल आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपने करना क्या, पिछले साल की प्रोविजन और ये जो कैलकुलेशन की है 5780, ये आपने कैरी डाउन रखना है। ओपनिंग का क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो 3025, वो आपने 1996 में चार्ज करना है। लॉजिक मैंने आपको ये समझाई थी कि 5780 आपका टोटल रिस्क है, 2755 आप रिस्क ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और 3025 एक्स्ट्रा रिस्क इंक्रीज हुआ है जो इस साल, वो 1996 में प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा। ओके, 4900 का बैड डेट्स आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। बैड डेट्स में मजीद जो रिस्क है 3025 वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। टोटल करेंगे 725 का रिस्क आपका एक्सपेंस है वो इस साल आप बुक कर लेंगे। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है या मैचिंग कंसेप्ट कहता है, उसकी बेस पे करेंगे। और बैलेंस और डेटर्स की जो वैल्यू है 57800
और प्रवीण की वैल्यू यहाँ पे माइनस करेंगे। अब अगले साल 57,800 ब्रॉट डाउन और प्रवीण 5780 ब्रॉट डाउन। सारे हमने क्या किया था, ये सारी वैल्यूज हमने रिकॉर्ड की। हमारा क्लोजिंग वाला साइज 62700 और उसके ऊपर हमने 7.5% लिया तो 4703 हमारी क्लोजिंग प्रवीण आई। ओपनिंग थी, क्लोजिंग लिखी, डिफरेंस देखा तो इस साइड पे आ गया। डिफरेंस इस साइड पे भी आ सकता है, क्लियर होना चाहिए आपको। तो इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और इसको हमारे एक्चुअल बैड डेट्स 25 हो गए थे, जबकि जब यहाँ पे प्रवीण का बैलेंस आया तो हमारे एक्चुअल बैड डेट्स कम हो गए 1495 हो गए। इस साल हमारे प्रॉफिट में जाने वाला प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाने वाले बैड डेट्स कम है, एक्चुअल से भी कम है। क्यों? क्योंकि पिछले साल रिस्क हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था। तो डेटर की वैल्यू आ गई और प्रवीण की वैल्यू आ गई। तो ये आपको इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी तरह से आज होपफुली मिल गई होगी। तो इसको आप एक दफा देख लें, इस सवाल को आप जुबानी